कंपोजिटिव या कंपोजिटिव कंपोजिटिव या एस्टोरेसी यह द्विबीजपत्री का सबसे बड़ा कुल है। रूटेसी जो है सूर्यमुखी, गेंदा, गुलदाउदी, डहेलिया, कुसुम, धतूरा। कुकुरबिटासी यह तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, लौकी है। मीरटेसी का उदाहरण अमरूद, यूकेलिप्टस, जामुन, मेहती। अम्लीफेरी का उदाहरण धनिया, जीरा, सौंफ, गाजर। रेनेनकुलेसी का उदाहरण बटरकफ, काला जीरा। रोजेसी का उदाहरण सेब, नाशपाती, गुलाब। याद रखने योग्य तथ्य: कपास के बीज के सतह पर रेशे होते हैं जिनसे रुइयां प्राप्त होती है। पटसन के तंतु से प्राप्त रेशे से रस्सी, बोरे बनाए जाते हैं। मेथी के बीज मसाले के रूप में उपयोग होते हैं। कसूरी मेथी की पत्तियां मसाले के रूप में उपयोग होता है। नील पौधों से प्राप्त किया जाता है। बेलाडोना के पत्ती से एट्रोपिन निकाला जाता है। यह दर्द नाशक औषधि में काम आता है। अश्वगंधा का प्रयोग खांसी के उपचार में किया जाता है। क्रिकेट खेलने वाला बल्ला जो है सेलिक्स परक्यूपरिया के पौधे से तैयार होता है। पोस्ता के पौधे के कच्चे फसल से लेटेक्स निकालकर अफीम तैयार किया जाता है। अफीम से ही मॉर्फिन, हेरोइन जैसे मादक द्रव्य तैयार किए जाते हैं। हशीश, चरस, गांजा, भांग, कैनाबिस पौधे से प्राप्त किया जाता है। हशीश एवं चरस कैनाबिस पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। गांजा कैनाबिस पौधे के फूलदार एवं फलदार शाखाओं को सुखाकर तैयार किया जाता है। भांग कैनाबिस के पत्ती को सुखाकर तैयार किया जाता है। जंतु जगत के जीवों की प्रमुख विशेषताएं: सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं तथा यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। सभी जीव परपोषी विषमपोषी होते हैं। इन जीवों का शरीर द्विस्तरीय अथवा त्रिस्तरीय हो सकता है। द्विस्तरीय जीवों के शरीर दो स्तर का बना होता है। बाहरी स्तर तथा भीतरी स्तर कहलाता है। त्रिस्तरीय जीवों का शरीर 3 स्तर का बना होता है। बाहरी स्तर, मध्य स्तर तथा भीतरी स्तर कहलाता है। जीवों का शरीर का आकार 3 तरह के हो सकते हैं। द्विपार्श्व सममित ऐसा शरीर जिनके बाएं दाएं भाग में समान संरचना रहती है द्विपार्श्व सममित कहलाते हैं। उदाहरण मेंढक।
और ये समिति जब जंतु का शरीर को केंद्र के स्थान से कट लगाने पर एक से अधिक समान भाग में बांटा जा सके तो वह आर्य समिति कहलाता है। उदाहरण हाइड्रा। समिति जब जीवों का शरीर किसी भी तरह से दो समान भागों में नहीं बांटा जा सके तो वो शरीर असमित कहलाता है, जैसे घोंघा। जीवों के शरीर में वास्तविक दो गुहा भी हो सकता है। शरीर के दीवार और आहार नाल के बीच खाली जगह को देह गुहा कहते हैं। जीवों में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होते हैं। जब रुधिर का प्रवाह शरीर में बंद नली जैसे धमनी शिरा द्वारा होता है तब इसे बंद रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। उदाहरण मानव। जब रुधिर का प्रवाह शरीर में बंद नली के माध्यम से न होकर देह गुहा द्वारा हो तब इसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उदाहरण तिलचट्टा। जंतु जगत में आने वाले प्रमुख संघ। पोरीफेरा जीव जलीय है। अधिकांश समुद्र में रहते हैं तथा कुछ मीठे जल में या जल में स्थित किसी ठोस अथवा चट्टानों से चिपके रहते हैं। इनका शरीर बहुकोशिकीय होता है परंतु ऊतक नहीं बनते हैं। शरीर द्विस्तरीय होते हैं तथा शरीर की आकृति अंडाकार, बेलनाकार या अनियमित तरह के होते हैं। इनका पूरा शरीर छिद्र युक्त रहता है। इस छिद्र को ओस्टिया कहते हैं। शरीर में एक बड़ा छिद्र होते हैं जिसे ओस्कुलम यानी कि अफवाही रंध्र कहते हैं। पोरीफेरा जीव का शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका रहता है जिस पर कांटे के समान रचना होती है। इन कांटों को एस्पिकुलस कहते हैं। बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इन जीवों में प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों विधि से होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है या पुनरुद्भवन द्वारा होता है। पोरीफेरा उभयलिंगी होते हैं तथा इनमें निषेचन आंतरिक होता है। प्रमुख जीव साइकन, स्पंज, स्पंजिला, यूस्पांजिया, यूपलेटेला, हाइलोनेमा, सिलिटरेटा या नाइडेरिया। इस संघ के अधिकांश जीव समुद्र में रहते हैं। कुछ मीठे जल में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर ऊतक विकसित रहता है। इसमें कोई अंग या अंगतंत्र नहीं पाया जाता है। इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार की प्रजनन होते हैं। अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। प्रमुख जीव
फाइसेलिया पुर्तगाली युद्धपोत, ओरिलिया जेलीफिश, हाइड्रा, सिएनिमोफांजिया, कोरल बनता है। प्लेटीहेमीथीन्स इस संघ के जीवन को चपटा कृमि और फीता कृमि कहते हैं, क्योंकि जीव का शरीर चपटा फीते के समान होता है। शरीर का 3 स्तर का बना होता है। इनमें अंग का विकास होना शुरू हो जाता है। शरीर 3 स्तर का बना होता है तथा इनमें अंग का विकास होना शुरू हो जाता है। इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी है, जिनके कारण यह मनुष्य, पालतू जंगली जानवर विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। परजीवी शरीर से जुड़ने एवं भोजन ग्रहण करने हेतु इन जीवों के शरीर में कांटे पाए जाते हैं। इस जीव में पाचन तंत्र पाए जाते। पाचन तंत्र में मुंह पाया जाता है, परंतु मल द्वार नहीं पाया जाता। अन्य तंत्र श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, कंकाल तंत्र का इस जीवों में अभाव रहता है। इस संघ के शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती, जिसे प्लेम कोशिका कहते हैं। प्लेम कोशिका द्वारा जीवों में जल संतुलन तथा उत्सर्जन का कार्य करता है। ये जीव उभयलिंगी होते हैं तथा इसमें निषेचन आंतरिक होता है। प्रमुख जीव फोसियोला हेपेटिका, टीनिया सोलियम, फलेनेरिया। प्रमुख तथ्य फैसियोला हेपेटिका को लीवर फ्लैग कहा जाता है। यह लीवर में रोग फैलाता है। टीनिया सोलियम को फीता कृमि कहते हैं। फीता कृमि का पोषक सूअर होता है। सूअर का अध पका मांस खाने से यह फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचकर घाव उत्पन्न करता है। प्लेनेरिया परजीवी न होकर स्वतंत्र रूप से रहते हैं। एस्केलिम्थिज जीव को निमेटोडा या गोल कृमि कहते हैं। इसका शरीर पतले धागे की तरह होते हैं तथा दोनों सिरा नुकीला होता है। ये जीव जलीय स्थलीय परजीवी होते हैं। इस जीव का आहार नाल पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, परंतु अन्य अंग तंत्र का अभाव होता है। नर तथा मादा जीव अलग अलग होते हैं तथा निषेचन इसमें आंतरिक होता है। प्रमुख जीव एस्केरिस, एंकाबुचेरिया, हुकवर्म, पिनवर्म आदि हैं। प्रमुख तंत्र इस एस्केरिस मनुष्य के आंत में पाया जाता है तथा एस्केरिस रोग को फैलाता है। वुचेरिया कृमि द्वारा मनुष्य में फाइलेरिया या हाथी पांव होता है। एनीलिडा जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति एनीलिडा संघ से ही शुरू हुआ है। इस जीव का शरीर खंडी द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय होते हैं। एनीलिडा जीव प्रायः स्वतंत्र जीवी जीवन व्यतीत करते हैं। इस जीव में बंद रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। श्वसन त्वचा या कोलोम द्वारा होता है।
इस जीवों में तंत्रिका तंत्र का भी विकास हुआ है। इस संघ के कुछ जीव एकलिंगी तथा कुल उभयलिंगी होते हैं। प्रमुख जीव नेरिस, हिरुडेनेरिया, केचुआ, समुद्री चूहा, जोंक इत्यादि। प्रमुख तथ्य: नेरिस को सीपी क्रीम के नाम से जाना जाता है। समुद्री चूहा का वास्तविक नाम एफ्रोडाइट है। केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। यह मिट्टी को भुरभुरा कर उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाते। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा, यह संघ एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है। यह कीट, मकड़ी, अन्य जीव आते हैं। ये जीव परजीवी, स्वतंत्र जीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आर्थ्रोपोडा सभी प्रकार के वासस्थान जैसे जल, स्थल, वायु में पाए जाते हैं। कई आर्थ्रोपोडा जीव मनुष्य द्वारा खाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय खंडित रहता है। शरीर के ऊपर बाह्य कंकाल रहता है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल। इन जीवों में श्वसन गिल्स, ट्रेकिया, बुक, लंग्स द्वारा होता है। उत्सर्जन हेतु इसमें विशेष अंग होते हैं। इस जीव में खुला रक्त परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा एकलिंगी होता है। प्रमुख जीव झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा, बिच्छू, मकड़ी आदि। कीट में कीट वर्ग और मकड़ी में प्रमुख अंतर: कीट में 3 जोड़े टांग होते हैं और मकड़ी में 4 जोड़े टांग होते हैं। मकड़ी स्थलीय होते हैं और कीट स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं। मकड़ी में उड़ने हेतु प्रायः पंख नहीं होते, जबकि कीट में पंख होते हैं। कीट में ट्रेकिया द्वारा श्वसन होता है। मकड़ी में ट्रेकिया एवं बुकलंक दोनों श्वसन होता है। प्रमुख तथ्य:
सिल्वर फिश एक कीट है, इनमें पंख नहीं पाए जाते हैं। तिलचट्टा के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। मकड़ी में विशेष अंग पाए जाते हैं जिसे सीपन टेस्टस कहते हैं। सीपन टेस्टस के मदद से मकड़ी जाला बुनती है। कीट का जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती है, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीट। मनुष्य के लिए उपयोगी प्रमुख कीट एपिस इंडिका मधुमक्खी, बानविक्स रेशम कीट, लूसीफर लाख कीट। प्रमुख हानिकारक कीट जो रोग फैलाते हैं, घरेलू मक्खी या टाइफाइड, हैजा, डायरिया जैसे रोग फैलाते हैं। सैंड फ्लाई यह कालाजार रोग का वाहक है। एडीज मच्छर यह डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक है। सीसी मक्खी यह स्लीपिंग सिनकेस रोग का वाहक है। मोलस्का मोलस्का जीव स्थल पर मीठे पानी समुद्र में पाए जाते हैं। इस जीव का शरीर कोमल होता है। इस जीव का शरीर जो होता है ना, कोमल होता है, जिनमें अधिकांश मंद गति से चलने वाले जीव है। जीव के शरीर पर पाए जाने वाले कोमल झिल्ली को परवार कहते हैं। कोमल झिल्ली को सुरक्षा देने हेतु कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कवच रहता है। आहार नाल इस जीव का पूर्ण विकसित होता है। श्वसन क्लोम या फुफ्फुस द्वारा होता है। इनका हृदयावरण में बंद रहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र खुला होता है। यह एक लिंगी होते हैं तथा इसमें आंतरिक निषेचन होता है। प्रमुख जीव इसमें काइटिन, घोंगा, सीप, सीपिया, ऑक्टोपस। प्रमुख तथ्य सीपिया समुद्री जीव है जिसे कटल फिश भी कहते हैं। ऑक्टोपस समुद्री जीव है, इसमें 8 लंबी लंबी भुजाएं होती है। इसे डेविल फिश या श्रिंग मीन भी कहते हैं। पाइला घोंगा को कहा जाता है। इकाइनोडर्मेटा इस संघ के जीव में समुद्र में रहते हैं तथा इनके त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। इस जीव में जल परिवहन तंत्र पाया जाता है जो प्रजनन, भोजन ग्रहण तथा श्वसन में जीवों को सहायक करते हैं। इस जीव में उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। प्रमुख जीव इसमें तारा मछली और समुद्री खीरा, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, एंटीडोन आदि। प्रमुख तथ्य स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम एस्टेरियस है। इसकी आकृति तारों के समान होता है। एंटीडोन को फादर फिश कहा जाता है।
हेमिकोर्डेटा। इस संघ के जीव छोटा कृमि की तरह होता है। यह जीव समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहते हैं। इसमें नोटोकॉड पाए जाते हैं जो शरीर के केवल अगले भाग में ही रहते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं तथा निषेचन बाह्य होता है। प्रमुख जीव इसमें बोलेनोगाइलोसस, हार्डमेनिया, एम्फिओकसस, बैकिओटोमा। कोर्डेटा यह जल तथा स्थल पर पाए जाने वाले जीव है। इसमें नोटोकॉड पाए जाते हैं। इसमें बंद रक्त संचरण तंत्र पाए जाते हैं। संघ कोर्डेटा को 3 उपसंघ में बांटा गया है, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिवेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा का प्रमुख विशेषताएं हैं। इस जीव के नोटोकॉड मेरुदंड रज्जु में परिवर्तित हो जाता है। इन जीवों का मस्तिष्क क्रेनियल नामक खोल में बंद रहता है। इन जीवों में विकसित संवेदी अंग पाए जाते हैं। कोर्डेटा सब फाइलम को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, मत्स्य, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एबीज स्तनी। मत्स्य क्लासिफिकेशन। इस वर्ग के अंतर्गत सभी समुद्री एवं मीठे जल में रहने वाले मछली आते हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। त्वचा शल्कों से ढकी होती है तथा तैरने हेतु पंख तथा मांसल पूंछ पाए जाते हैं। मछली में श्वसन क्लोम द्वारा होता है। क्लोम के मदद से मछली जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन हेतु करता है। मछली अनियतापी होते हैं। ये जल में अंडे देते हैं। कुछ मछलियों का अंतःकंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क। कई मछलियों का कंकाल तंत्र अस्थि का बना होता है, जैसे रेहू। प्रमुख जीव सिनकीरोपस, अस्पलेडिट्स, मैंडारिना फिश, टेरोइस, बोलिटंग्स, लायनफिश, सिंटग्रे, दरसरे, स्कोलियोडोन, डॉगफिश, एक्सिस्टम, उड़न मछली, एनावास, क्लाइविंग पर्च, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा। मैंडारिन फिश, लायन फिश, एंगलर फिश, डॉग फिश, फ्लाइंग फिश, समुद्री घोड़ा वास्तविक मछली है, जबकि हेल फिश, क्रैकफिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, स्टार फिश, जेली फिश मछली वर्ग के जीव नहीं है। गैम्बूसिया मछली मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होते हैं, क्योंकि यह मच्छर के लार्वा को
खा जाते हैं। मछली के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त बहते हैं। पाषाण मछली सर्वाधिक विषैली होती है। एम्फीबिया एम्फीबिया ये जल तथा स्थल दोनों जगत में रहने हेतु अनुकूलित होता है। इनके त्वचा ग्रंथिमय होता है। ये जीव श्वसन त्वचा गिल्स फेफड़ा तीनों माध्यम से कर सकते हैं। एम्फीबिया अनियतापी जंतु है। इनका हृदय में 3 कक्ष होते हैं। इसका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। इसमें बाह्य निषेचन होता है। एम्फीबिया के लार्वा को टोडपोल कहते हैं। टोडपोल प्रमुख जीव मेढक, टोड, दादूर, हाइला, सैलामेंडर आदि। प्रमुख तथ्य इन जीवों में शीत एवं ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। मेढक की टरटराहट वास्तव में मैथुन की पुकार है, जो केवल नर मेढक उत्पन्न करते हैं। मादा मेढक में बाक कोष नहीं होते हैं, जिसके कारण मादा मेढक टरटराहट उत्पन्न करते हैं। हाइला पक्षी पर हाइला वृक्ष पर रहता है। इसे वृक्ष मेढक कहते हैं। सरीसृप जीव अधिकांश स्थल पर रहते हैं तथा कुछ जल में भी रहते हैं। ये जीव रेंग कर चलते हैं। सरीसृप अनियतापी जीव है। इन जीवों का त्वचा शल्कों से ढका रहता है। त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय परंतु मगरमच्छ का 4 कक्षों में बंटा होता है। इनमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। इन जीवों में निषेचन आंतरिक होते हैं तथा ये जीव जल में अंडे न देकर स्थल पर अंडे देते हैं। ये प्रमुख जीव जैसे कछुआ, सभी प्रकार के सांप, छिपकली इत्यादि। डायनासोर करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख जीव है। यह सरीसृप वर्ग के जीव था, जो ट्राइएसिक काल में पैदा हुए तथा क्रीटेशियस युग में विलुप्त हो गए। बोआ, पाइथन, अजगर, बुल स्नेक, किंग स्नेक, हाइड्रोफिश, जलीय सांप जहरीले नहीं होते हैं। वंगेरस क्रेत सबसे विषैले सांप है। जहरीले सांप की विष ग्रंथियां मानव के लार ग्रंथियां के समान हैं। इनके जहरीले दांत मैक्सिलरी दंत के रूपांतरित रूप हैं।
हेमीडेक्टिलस घरेलू छिपकली है। हीलोडर्मा विषैली छिपकली है। डेको उड़ने वाला छिपकली है। गिरगिट के त्वचा में एक विशेष प्रकार का कलर पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण इसके त्वचा का रंग बदल जाता है। किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। कोबरा भोजन हेतु दूसरे सांप को भी आहार बना लेता है। पक्षी 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 नियततापी तथा उड़ने वाली जीव है। इनका शरीर परों से ढके होते हैं तथा अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। पक्षी के जबड़े में दांत नहीं होते हैं। इनमें श्वसन फेफड़ा के माध्यम से होता है तथा इसका हृदय 4 कक्षों में बंटा होता है। पक्षी के अस्थि खोखली होती है। इनमें वायुकोश भरे होते हैं। पक्षियों में शब्दनी नामक बाह्य अंग होते हैं। पक्षियों की चहचहाट यहीं से उत्पन्न होता है। पक्षियों में एक अंडाशय होता है। मलाशय तथा मूत्राशय के जगह एक ही अंग पाए जाते हैं। प्रमुख जीव समस्त पक्षी पक्षियों के संबंध में प्रमुखतः शुतुरमुर्ग पृथ्वी का सबसे ऊंचा एवं विशालतम पक्षी है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। एमू दूसरा विशालतम पक्षी है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग तथा एमू दोनों उड़ने में असमर्थ हैं। पेंगुइन जलीय पक्षी है जो उड़ने में असमर्थ है। यह पक्षी दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं। यह पक्षी आगे पीछे दोनों तरफ उड़ान भर सकता है। कबूतर में विशेष प्रकार के श्वेत पोषक द्रव बनता है जिसे कपोत दूध कहते हैं। उड़नहीन पक्षी कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उड़नहीन पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग कीवी एमू कुक्कुट नहीं पाए जाते हैं। कुक्कुट नहीं पाए जाते। कुक्कुट एक प्रकार की हड्डी है जो पक्षियों को उड़ने में मदद करता है। स्तनधारी वर्ग के जीवों का प्रमुख लक्षण है डायफ्राम की उपस्थिति मादा में दुग्ध ग्रंथि स्तन ग्रंथि पाया जाना त्वचा पर रोम का पाया जाना तथा बाह्य कर्णपल्लव की उपस्थिति। स्तनधारी नियततापी होते हैं। इनका हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। इन जीवों में अंतःनिषेचन पाया जाता है तथा मादा शिशुओं को जन्म देती है। कुछ स्तनधारी अंडा और अपरिपक्व बच्चे को भी जन्म देते हैं। स्तनधारी के 3 उपवर्ग हैं। प्रोटोथेरिया ये अंडे देने वाले स्तनधारी है। प्रोटोथेरिया के लक्षण सरीसृप से मिलते जुलते हैं।
उदाहरण एकिडना, मोनोट्रीम, प्लेटिपस, बतख, चोंचा आदि। एकिडना को कौंटिला चींटीखोर भी कहते हैं। मेटाथीरिया, ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देने वाले स्तनधारी है। अपरिपक्व बच्चे विकसित होने तक मादा जीव में उपस्थित मार्सुपियन से थैली में होता है, जैसे कंगारू, कोएला। यूथेरिया, ये पूर्ण परिपक्व बच्चे को जन्म देने वाला स्तनधारी है। उदाहरण मानव, बंदर, हाथी, कुत्ता आदि। पौधों और मानव में पोषण। सजीवों को अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवनोपार्जन भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, जिससे जीवन की सभी उपापचयी क्रिया संचालित होती है। इसके अतिरिक्त भोजन से ऊर्जा प्राप्त सजीवों के शरीर के निर्माण, वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है। पोषण ऐसा जैव प्रक्रम है जिसमें सजीव भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तथा उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के सजीवों में पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषण होते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव भोजन के लिए किसी अन्य सजीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वपोषण कहलाता है। तथा जिस सजीव में स्वपोषण होता है उसे स्वपोषी कहते हैं। ऑटोथ्रोपस, दो ग्रीक शब्द ऑटो और थ्रोफी के मेल से बना है। ऑटो शब्द का अर्थ होता है स्वतः, और सेल्फ का होता है अर्थ, थ्रोपो का अर्थ होता है पोषण होता है। स्वपोषण के भी दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय स्वपोषण, कुछ एक कोशिकीय जीव तथा सभी हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की सहायता से ग्लूकोज भोजन का निर्माण करते हैं। यह प्रकाशीय स्वपोषण होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण भी कहलाता है। रासायनिक स्वपोषण, इस प्रकार का स्वपोषण कुछ जीवाणु जैसे फेरोमोनास, सल्फोमोनास, विग्याटोआ आदि में पाया जाता है। यह जीवाणु लौह यौगिकों तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। परपोषण या विषम पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं एवं पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाता है। ऐसे जीव जिनमें परपोषण होते हैं वे परपोषी कहलाते हैं। हेटेरोथ्रोपी भी दो ग्रीक शब्द है, हेटेरो और थ्रोपी से मिलकर बना। हेटेरो का अर्थ होता है विषम या भिन्न होता है, अथ्रोपी का अर्थ पोषण होते हैं। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण में जीव अपना भोजन मृत जंतु और पौधे के शरीर से प्राप्त करते हैं।
मृत जीवी, मृत जंतु तथा पौधे में उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिकों को अपने भोजन में उपस्थित कर एंजाइम की मदद से तरल घुलित कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर उसे अवशोषित कर लेते हैं। भोजन को तरल रूप से अवशोषित करने के कारण मृत जीवी पोषण को अवशोषक पोषण भी कहा जाता है। यह पोषण कवक, जीवाणु तथा कुछ प्रोटोजोआ में होता है। मृत जीवी अपघट्य भी कहलाते हैं। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण वह पोषण होता है जिसमें एक जीव अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर से बिना उसे मार कर प्राप्त करता है। उस जीव जो भोजन प्राप्त करता है परजीवी कहलाता है, और जीवधारी जिसके शरीर से भोजन प्राप्त किया जाता है उसे परपोषी कहलाता है। परजीवी परपोषी से भोजन तो प्राप्त करता है परंतु परपोषी कोई लाभ नहीं पहुंचाता है, बल्कि परपोषी को प्रायः हानि ही पहुंचाता है। परपोषी पौधा और जंतु हो सकता है। परजीवी का भोजन भी प्रायः तरल ही होता है। रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, कवक, कुछ पौधे, अमरबेल में परजीवी पोषण होते हैं। प्राणी सम पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव ठोस या तरल रूप में भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, फिर भोजन को पचाता है। इसके बाद पाचित भोजन जीव के कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित किया जाता है। प्राणी संपोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है। मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, मेढक, मछली, अमीबा आदि में इस प्रकार का पोषण होता है। पौधों में पोषण। पौधे स्वपोषी होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है मृदा से जल तथा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं एवं ऑक्सीजन को वायुमंडल में उप उत्पाद के रूप में निकालते हैं। पौधों में स्वपोषण की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राणी जगत को भी भोजन की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया का श्रृंखला है जो हरे पौधे के कोशिका के अंदर संपन्न होता है। पादप कोशिका के हरित लवक में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा पत्तियों में स्थित जल दो भागों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभक्त हो जाते हैं। ऑक्सीजन पत्तियों के रंध्र से बाहर वायुमंडल में आ जाते हैं तथा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। अतः प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। C6CO2 + 12H2O
सनलाइट और क्लोरोफिल C6H12O6+CH2+6O2। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सूर्य प्रकाश के विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज के अणुओं में संचित रहती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु बनने में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु भाग लेते हैं। इसी दौरान ऑक्सीजन के भी 6 अणु मुक्त होते हैं, जिस कारण पहले यह अनुमान लगाया गया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के विभक्त होने से बनता है। लेकिन अब यह प्रमाणित हो चुका है कि बाहर मुक्त होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जल है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक। सर्वप्रथम जोसेफ प्रिस्टले ने यह सिद्ध किया कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बनाने में सक्षम है। प्रिस्टले के बाद जॉन इंगेनहॉज ने यह सिद्ध किया कि हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध ऑक्सीजन बना सकता है। जॉन इंगेनहॉज के प्रयोग से पता चला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश दोनों जरूरी है। एंटनी लोवेजियर यह साबित किया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। रॉबर्ट मायर ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को यह अधिक स्पष्ट किया कि वे अपने प्रयोगों से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रोफेसर ब्लैकमैन ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण न केवल प्रकाश रासायनिक क्रिया है, बल्कि यह जीव रासायनिक यानी कि बायोकेमिकल की क्रिया भी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण हेतु 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। इनमें किसी एक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। यह 4 पदार्थ निम्नलिखित है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण हेतु पौधे CO2 वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा CO2 वायुमंडल से ग्रहण किया जाता है। और जलीय पौधे वायुमंडल से CO2 ग्रहण न करके जल में घुले बाइकार्बोनेट से CO2 ग्रहण करते हैं। जल प्रकाश संश्लेषण हेतु अनिवार्य है, परंतु प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं में भी पौधे को
जल की आवश्यकता होती है। जल पौधा मृदा से जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। जड़ों द्वारा सोखा गया जल जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों के पत्तियों तक पहुंचता है। सूर्य प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में अथवा अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। कोई भी कृत्रिम प्रकाश जिससे विकिरण ऊर्जा निकलती है उस प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल एक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य घटक है जो हरित लवक में पाया जाता है। क्लोरोफिल की सूर्य के प्रकाश ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को टैप करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है जो 2 चरणों में संपन्न होता है। प्रकाश अभिक्रिया। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के ग्राना वाले भाग में होता है। इस अभिक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके कारण इसे हिल अभिक्रिया भी कहते। प्रकाश अभिक्रिया में निम्नलिखित क्रियाएं क्रमिक रूप से होती है। सर्वप्रथम क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल एक अणु है जो परमाणुओं से बना है। सूर्य प्रकाश के फोटोन द्वारा क्लोरोफिल परमाणु के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। इसके बाद जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जल के प्रकाशिक अपघटन से हाइड्रोजन और OH आयन बनते हैं। OH आयन से पुनः O2 तथा H2O का निर्माण होता है। O2 वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। जल के प्रकाशिक अपघटन से निकले हाइड्रोजन प्लस को विशेष प्रकार के हाइड्रोजन ग्राही विटामिन NADP प्लस ग्रहण करते हैं। इसके बाद पौधे में पाए जाने वाले ADP तथा फास्फोरस आपस में मिलकर ATP नामक यौगिक का निर्माण करते हैं। ATP बनने की क्रिया को प्रकाश फॉस्फेटीकरण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया में NADPH2 एवं ATP का निर्माण होता है। NADPH2 तथा ATP का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अवस्था या अप्रकाशीय अभिक्रिया में होता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया। इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया इसलिए नहीं कहते हैं, यह अंधेरे प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, बल्कि इसीलिए कहते हैं कि इस अभिक्रिया हेतु प्रकाश की जरूरत नहीं होती। अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में प्रकाश अभिक्रिया में बने NADPH2 तथा ATP की सहायता से संपन्न होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मेलविन काल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस
कार्य के लिए 1961 में 1961 में काल्विन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अप्रकाशिकी अभिक्रिया को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। केल्विन साइकिल 3 चरणों में पूर्ण होता है। कार्बोक्सिलीकरण केल्विन साइकिल के दौरान हरित लवक के स्ट्रोमा में 2 रसायन RuBP तथा रूबेस्को एंजाइम मौजूद रहता है। रूबेस्को एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में CO2 का RuBP से संयोजन कार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। CO2 तथा RuBP के संयोजन से PGA यानी कि फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का निर्माण होता है। PGA प्रकाश संश्लेषण की काल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी यौगिक है। अपचयन यह अभिक्रिया को एक श्रृंखला है। इस क्रिया में PGA ATP अणुओं से मिलकर फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड PGAL बनाता है जो ग्लूकोज का निर्माण करता है। पुनर्जनन इस क्रिया RuBP के अणु का निर्माण पुनः हो जाता है जिसका उपयोग कार्बोक्सिलीकरण में हुआ था। RuBP के पुनर्निर्माण होने से केल्विन साइकिल बिना किसी बाधा के निरंतर जारी रहता है। केल्विन साइकिल में CO2 के प्रत्येक अणु की स्थिरीकरण के लिए ATP के 3 अणु और NADPH2O के 2 अणु की आवश्यकता होती। ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण हेतु केल्विन साइकिल से 6 चक्कर की आवश्यकता होती है, जिससे 6 अणु CO2 के स्थिरीकरण या ग्लूकोज में बदलने हेतु 18 ATP तथा 12 NADPH2O का जरूरत पड़ती है। संपूर्ण अप्रकाशिक अभिक्रिया या केल्विन साइकिल को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे 6RuBP + 6CO2 18 ATP + 12 NADPH2। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक 2 भागों में विभक्त किया जाता है, बाह्य कारक तथा आंतरिक कारक। ताप प्रकाश CO2 जल बाह्य कारक है तथा क्लोरोफिल की मात्रा जीवद्रव कोशिका में संचित भोजन की मात्रा और पत्ती की आंतरिक संरचना पत्ती की आंतरिक संरचना है। ताप लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। इससे अधिक ताप पर प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। गर्म प्रदेशों में 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश
पत्तियों तक जो प्रकाश पहुंचता है उसका 80% पत्तियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। शेष प्रकाश परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन पत्तियों द्वारा अवशोषित प्रकाश का मात्र 0.5% से 3.5% ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होते हैं। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, परंतु प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण रुक जाती है। प्रकाश के गुण। प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य में होती है। पौधे लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जबकि नीली तरंगदैर्घ्य दूसरे स्थान पर रहती है। पीली और हरी तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। प्रकाश की अवधि। प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रतिदिन 10 से 12 घंटे का प्रकाश पर्याप्त होता है। इससे अधिक देर तक प्रकाश संश्लेषण की उपलब्धता पर प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रण कारक या सीमांतक कारक कहा जाता है। CO2 की मात्रा 0.03% मात्रा प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्याप्त है। इसकी मात्रा में वृद्धि होने से प्रकाश संश्लेषण उसी दर से बढ़ जाती है, परंतु CO2 की मात्रा लगातार बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण के दर में कमी आती है। जल। पौधे द्वारा अवशोषित जल का मात्र 1% ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। पौधे को अगर जल की कमी हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। मानव शरीर में पोषण। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु में प्राणी सम पोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। प्राणी सम जीवों में पोषण 5 क्रियाओं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिष्करण या मल त्याग द्वारा संपन्न होती है। मनुष्य में भी यही सभी क्रियाएं होती है। पोषण के 5 क्रियाओं में पाचन सबसे महत्वपूर्ण है। पाचन की क्रिया में ठोस, जटिल, बड़े बड़े व घुलनशील भोजन अणु विभिन्न एंजाइम की सहायता से तरल सरल छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाते हैं। मनुष्य में पाचन हेतु एक विकसित पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। यह पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे संबंधित विभिन्न पाचन ग्रंथि से मिलकर बना है। मनुष्य का आहार नाल 8 से 10 मीटर तक की होती है। मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित। मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे में समान है, जो मुंह के रास्ते से खुलता है तथा जबड़े तथा ओठों के माध्यम से बंद होता है। मनुष्य के 2 जबड़े में निचला जबड़ा गतिशील होते हैं। मुख गुहा के अंदर के ऊपर वाले हिस्से तालु कहलाते हैं तथा पार्श्व के मांसल भाग को गाल कहते हैं। मुख गुहा के भीतर 3 प्रमुख संरचनाएं दांत, जीभ, लार ग्रंथि
मौजूद है जो पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दांत, जिसको तीत कहते हैं। मनुष्य के दांत को 3 हिस्सों में बांटा गया। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला रहता है सिर कहलाता है, तथा मसूड़े के अंदर रहने वाले भाग को जड़ यानी कि रूट कहते हैं। सिर तथा जड़ के बीच दांतों के पतले भाग को ग्रीवा यानी नीक कहते हैं। दांतों की संरचना में मज्जा गुहा यानी कि पल्प कैविटी, दंतास्थि तथा इनामेल आते हैं। दांतों के सबसे भीतरी संरचना मज्जा गुहा से बना होता है। इस भाग में रुधिर वाहिनी तथा तंत्रिका सूत्र भरे होते हैं। मज्जा गुहा के ऊपर दंतास्थि आते हैं। दंतास्थि ही दांतों के अधिकांश भाग को तैयार करते हैं। दंतास्थि एक ऊतक है, एक क्या है, ऊतक है, जो हड्डी से भी ज़्यादा कड़ा तथा हल्के पीले रंग का होता है। दांत के सिर वाले भाग के ऊपर इनामेल का परत चढ़ा रहता है। दांत इनामेल के कारण ही देखने में श्वेत प्रतीत होते हैं। दांतों का इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो जल में अविलय है, किंतु मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर इनामेल का क्षय होने लगता है, जिससे दांतों का इनामेल मानव शरीर का सबसे कड़ा भाग है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत 2 बार निकलते। जन्म के बाद जो दांत निकलते हैं उसे दूध दांत यानी कि मिल्क टीथ कहते हैं। दूध दांत की संख्या 20 होती है, 10 ऊपरी जबड़े में और 10 निचली जबड़े में। 6 से 7 वर्ष उम्र के बाद दूध दांत एक एक करके टूटने लगते हैं तथा उसके स्थान पर नए दांत आ जाते हैं। इस नए दांत को अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत 32 होते हैं, 16 ऊपरी जबड़े में, 16 निचली जबड़े में। अस्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक, यह दांत पकड़ने तथा काटने के काम आते हैं। ऊपरी तथा निचली जबड़े में इसकी संख्या 4 होती है। केनाइन यानी भेदक, यह दांत पकड़ने के काम में आते हैं। ऊपरी तथा निचले जबड़े में इसकी संख्या 2 होते हैं। प्रीमोलर, यह कुचलने वाले दांत है। ऊपर तथा नीचे जबड़े में इसकी संख्या 4 होती है। मोलर, यह चबाने वाले दांत है। ऊपरी तथा निचली जबड़े में इसकी संख्या 6 होती है। बच्चों के दूध दांत में प्रीमोलर तथा अंतिम मोलर दांत का अभाव रहता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। जन्म के बाद मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं। इस अवस्था को डिफाइनोडोट कहा जाता है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऐसे दांत वाले प्राणी हेटेरोडोंट कहलाते हैं। दंत सूत्र
तीत फार्मूला वयस्कों में यानी कि 21-23 गुना 2 32, बच्चों में 21-02 गुना 2 20। मनुष्य के ऊपरी तथा निचले जबड़े में निम्न तरह के चारों प्रकार के दांत व्यवस्थित रहते हैं। जीभ टंग। जीभ एक मांसल संरचना है। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। यह लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले लार को भोजन के साथ मिलाता है। जीभ के द्वारा भोजन का स्वाद ग्रहण किया जाता है, जिसके बाद में हमें स्वाद की अनुभूति होती है। यह दांत की भीतरी सतहों को साफ एवं चिकना रखती है। भोजन निगलने में जीभ मदद करती है। जीभ हमें बोलने में मदद करती है। जीभ की सतह पर 3 प्रकार के रोएनदार रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें पोपीला कहा जाता है। पोपीला में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, स्वाद ग्रहण का कार्य करती है। जीभ के ऊपरी बीच वाली सतह पर पोपीला होते हैं, उसे फीलिफॉर्म पोपीला कहा जाता है। पोपीला में कोई स्वाद कलिकाएं मौजूद नहीं रहता है। जीभ के दाएं तथा बाएं किनारे फैले पोपीला को फंगिफॉर्म पोपीला कहते हैं। इस पोपीला में नमकीन, मीठा, खट्टा स्वाद ग्रहण करने वाली स्वाद नलिकाएं पाई जाती है। जीभ के पिछले सतह पर सरकमवैलेट पोपीला पाया जाता है, जिसमें तीखा स्वाद ग्रहण करने वाले स्वाद कलिका पाई जाती है। जीभ के विभिन्न हिस्सों में मौजूद स्वाद क्षेत्र होते हैं। लार ग्रंथियां। मनुष्य के मुख गुहा में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इस ग्रंथि में नली यानी डक्ट पाई जाती है, अतः यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि में पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, जो दोनों कान के पास पाई जाती है। एक जोड़ी सबलिंगुअल ग्रंथि जीभ के दोनों बगल तथा एक जोड़ी सबमैंडिबुलर ग्रंथि जबड़े के नीचे पाए जाते हैं। सभी लार ग्रंथियों को स्रावित करता है। लार ग्रंथि सभी लार ग्रंथि को लार को स्रावित करता है। प्रतिदिन मानव में 1.5 लीटर लार यानी कि सलेवा स्रावित होता है। लार एक क्षारीय तरल पदार्थ है। लार में 99.2% जल पाए जाते हैं। जल के अतिरिक्त लार में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, म्यूकस तथा
दो प्रकार के एंजाइम टाइलिन एवं लाइसोजाइम पाए जाते हैं। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड को डेक्सट्रीन तथा माल्टोजम में परिवर्तित कर देता है। इस तरह के भोजन का पाचन मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाता है तथा सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। भोजन में उपस्थित लगभग 30% स्टार्च का ही पाचन मुख्य गुहा में होता है। लार भोजन के नरम एवं लसलसा बनाता है एवं घुलनशील पदार्थ को घुलाकर स्वाद का बोध कराता है। लार का लाइसोजाइम एंजाइम के प्रभाव से भोजन के साथ मुख गुहा में आए जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ग्रसनी मुख गुहा के पिछले हिस्से को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं जिसे गुलेट तथा ग्लोटिस। गुलेट आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है। भोजन गुलेट छिद्र से होकर ग्रसनी में आ जाता है। ग्लोटिस छिद्र ग्रास नली में खुलता है। भोजन तथा पानी छिद्र में प्रवेश न करे, इस हेतु ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ग्रासनी में जब भोजन तथा पानी आते हैं तो एपिग्लोटिस को बंद कर देता है, पुनः उसे खोल देता है। इस तरह ग्लोटिस से होकर केवल हवा ही प्रवेश कर पाता है। ग्रास नली के बाद आहार नाल का अलग भाग ग्रास नली है। भोजन ग्रासनी से गुलेट छिद्र द्वारा ग्रास नली में आ जाता है। भोजन का ग्रसनी से ग्रास नली में आना निकलना कहलाता है। भोजन जैसे ही ग्रास नली में पहुंचता है वैसे ही इसकी भित्ति में एक गति उत्पन्न होती है। इस गति को कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। इस गति के कारण भोजन ग्रास नली से आमाशय में आ जाते हैं। ग्रास नली की लंबाई लगभग 10 से 12 ग्रास नली की लंबाई लगभग 10 से 12 इंच ग्रास नली की लंबाई लगभग 10 से 12 इंच होता है तथा इसमें भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। आमाशय एक चौड़ी थैली के समान संरचना है जो उदर गुहा के बाएं भाग में मौजूद रहता है। मनुष्य का आमाशय 3 हिस्सों में बटी रहती है। आमाशय के अग्रभाग को कार्डियक तथा पिछला भाग को पाइलोरिक कहलाता है। कार्डियक तथा पाइलोरिक भाग के बीच वाले भाग को फुंडिक भाग कहते हैं।
आमाशय के भीतरी दीवारों पर स्तंभाकार एपिथेलिक ऊतक के कोशिकाएं धंसकर जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं मौजूद रहती है। ये कोशिकाएं म्यूकस कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं तथा जाइमोजेन कोशिकाएं। जठर ग्रंथि की तीनों कोशिकाएं से प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्रावन होता है। जठर रस में जल 0.4%, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजेन एंजाइम तथा म्यूकस मौजूद रहते हैं। जठर रस का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टाइलिन एंजाइम की क्रिया को रोक देता है, भोजन को अम्लीय बनाता है तथा भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से जठर रस में मौजूद पेप्सिनोजेन एंजाइम सक्रिय पेप्सिन में बदलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीओजेज में परिवर्तित कर देता है। आमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान है। सर्वप्रथम प्रोटीन का पाचन इसी भाग में होता है, परंतु आमाशय में प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं बल्कि आंशिक पाचन ही होता है। जठर रस के साथ स्रावित होने वाले म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन एंजाइम के प्रभाव से बचाए रखता है। कभी जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अधिक हो जाता है, जिससे म्यूकस का स्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के दीवारों को क्षतिग्रस्त कर उसमें घाव उत्पन्न कर देता है। इस घाव को अल्सर कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अल्सर होने की संभावना ज़्यादा रहता है जो लंबे समय तक भूखे ही रह जाते हैं। आमाशय के प्रोटीन के अतिरिक्त वसा की भी आंशिक रूप से पाचन शुरू हो जाता है। वसा पचाने हेतु आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित होते हैं, जो वसा को वसा अम्ल तथा फैटी एसिड ग्लिसरॉल से परिवर्तित कर देता है। शिशु के आमाशय के जठर ग्रंथि से प्रोरेनिन एंजाइम का स्राव होता है। प्रोरेनिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित केसिनोजिन प्रोटीन को केसिन में बदल देता है। आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है, जिससे भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई के समान हो जाते हैं। भोजन के इस स्वरूप को काइम कहते हैं। काइम आहार नाल के अगले भाग छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है।
जिस रास्ते से भोजन ग्रास नली से आमाशय में प्रवेश करता है उसे कार्डियक ओरिफिस कहते हैं। जिस रास्ते से भोजन आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे पाइलोरिक ओरिफिस कहते हैं। छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है। 6 मीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। शाकाहारी जीवों का छोटी आंत मांसाहारी जीवों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ी होती है। मनुष्य का छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत का अग्रभाग ग्रहणी कहलाता है। ग्रहणी के बाद छोटी आंत के 2 भाग क्रमशः जेजुनम तथा इलियम होता है। छोटी आंत का सबसे बड़ा तथा प्रधान भाग इलियम है। इसी भाग में अधिकतर भोजन का पाचन होता है। ग्रहणी छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है। छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में आहार नाल के प्रमुख पाचक ग्रंथि यकृत अग्नाशय की नली आकर खुलती है। भोजन जैसे ही ग्रहणी में पहुंचता है सबसे पहले यकृत का पीत रस तथा उसके बाद अग्नाशय के अग्नाशयी रस भोजन में आकर मिलते हैं तथा भोजन का पाचन करते हैं। यकृत यानी कि लीवर। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत के कोशिकाओं द्वारा पीत रस तैयार होता है जो यकृत के नीचे स्थित पित्ताशय यानी कि गैल ब्लैडर में जमा रहते हैं। पीत रस गाढ़ा तथा हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसमें 86% जल शेष पीत लवण तथा पीत कणिकाएं पाए जाते हैं। पीत रस में भोजन को पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं होता है। भोजन जैसे ही छोटी आंत के ग्रहणी में आता है पित्ताशय से पीत रस निकल कर नली द्वारा ग्रहणी में आ जाते हैं। पीत रस के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, यह आमाशय में से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशयी रस से भोजन का पचा सके। दूसरा, यह वसा के बड़े अणुओं को तोड़कर उसका पायसीकरण करते हैं ताकि वसा का पाचन हो सके। बिना पायसीकरण का आहार नाल में वसा का पाचन संभव नहीं है।
यकृत का प्रमुख कार्य पित्त रस का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त यकृत अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो निम्न हैं। यकृत यह विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा उसे संचित रखता है। विटामिन ए के अतिरिक्त यकृत कई कार्बनिक यौगिक का संग्रह करता है। यह लाल रक्त कणिकाएं के निर्माण हेतु लोहे का भी संचय करता है। यकृत शरीर में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। यकृत में बड़ी मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है। रक्त स्कंदन में काम आने वाले फाइब्रोनोजिन का निर्माण यकृत में ही होता है। यकृत में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा से कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण होता है। यकृत शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अग्नाशय बाह्य स्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि के समान कार्य करता है, जिस कारण इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्नाशय मुख्य रूप से एसिनर कोशिकाएं का बना होता है। इन कोशिकाओं से अग्नाशयी रस स्रावित होता है, जिसमें कई प्रकार के पाचन एंजाइम होते हैं। एसिनर कोशिकाओं के बीच बीच में अल्फा और बीटा गामा नाम की छोटी छोटी कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिसे लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं से हार्मोन का स्राव होता है। अग्नाशय से स्रावित होने वाले अग्नाशयी रस क्षारीय होता है, जिसे 98% जल होते हैं। अग्नाशय रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो निम्न हैं। ट्रिप्सिन यह एंजाइम प्रोटीन को पचाकर उसे पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीयोज में बदल देते हैं। क्राइमोट्रिप्सिन यह भी ट्रिप्सिन एंजाइम के तरह प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीयोज में बदल देते हैं। कार्बोक्सी पेप्टिडेज यह एंजाइम बड़े पेप्टाइड अणु को छोटे पेप्टाइड अणु में बदल देते हैं। इमाइलेज यह एंजाइम स्टार्च तथा ग्लाइकोजन को माल्टोज में परिवर्तित करते हैं। लाइपेज यह एंजाइम वसा का पाचन कर उसे वसा अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं। न्यूक्लियोजेज यह एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में बदलते हैं। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके द्वारा स्रावित अग्नाशयी रस में भोजन के सभी अवयवों का पाचन करने वाले एंजाइम मौजूद होता है, जिस कारण अग्नाशयी रस पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम
ग्रहणी में पित्त रस तथा अग्नाशयी रस की क्रिया होने के बाद भोजन जेजुनम और अंततः इलियम में आ जाता है। इलियम में भोजन के आते ही छोटे आंत की दीवारों पर स्थित ग्रंथि से क्षारीय आंत रस या सकस एंटेरिकस का स्राव होता है, जो भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। आंत्र रस में पाए जाने वाले एंजाइम तथा उनके द्वारा होने वाले प्रतिक्रिया निम्न हैं। पेप्टाइडेज एंजाइम पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। लाइपेस एंजाइम बचा हुआ वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लाइकोज में बदल देते हैं। इन्वर्टर्स एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में परिवर्तित करते हैं। इरेप्सिन एंजाइम पेप्टाइड प्रोटीन के भाग को एमिनो अम्ल में बदल देता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर आंतररस स्रावित होता है। आंतररस के प्रतिक्रिया के बाद भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। भोजन के पूर्ण पाचन होने के बाद प्रोटीन से एमिनो अम्ल, वसा से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार ग्लाइकोजन से सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज बनते हैं। छोटी आंत के इलियम वाले भाग में न सिर्फ भोजन का पूर्ण पाचन होता है, बल्कि पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया जो इलियम के कोशिकाओं में मौजूद रसाकुंकूर द्वारा विसरण विधि से होता है। अवशोषण के उपरांत भोजन जो होते हैं इलियम के रसाकुंकूर में स्थित रुधिर वाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं तथा रुधिर संरचना द्वारा शरीर के समस्त अंगों के कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं। छोटी आंत में पाचन के उपरांत भोजन तरल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। भोजन के इस स्वरूप को चाइल कहते हैं। बड़ी आंत छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत आहार नाल का अंतिम भाग है। बड़ी आंत छोटी आंत के तुलना में अधिक चौड़ी परंतु लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, कोलन तथा मलाशय। छोटी आंत में पाचन तथा अवशोषण के उपरांत बचे अपच तथा अपशिष्ट भोजन बड़ी आंत के कोलन में आ जाते हैं। कोलन में अपशिष्ट भोजन का जल अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन रेक्टम में संचित हो जाता है, जहाँ ये समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती जिसे सीकम कहते हैं। सीकम यानी इसकी कैकुम कहते हैं। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसे
अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स कहते हैं। सीकम तथा अपेंडिक्स दोनों ही मानव शरीर के अवशेषी अंग है। अवशेषी है। बड़ी आंत में किसी प्रकार का एंजाइम स्राव नहीं होता। इस भाग में बिना पचे हुए भोजन का कुछ समय के लिए संग्रह होता है। आहार नाल में स्रावित होने वाले हार्मोन। आहार नाल के विभिन्न भागों में कुछ हार्मोन का भी स्राव होता है जो भोजन के पाचन पर नियंत्रण रखता है। आहार नाल में स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन निम्न हैं। गैस्ट्रिन, यह हार्मोन आमाशय के दीवार से स्रावित होता है। यह हार्मोन आमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव करवाता है। कोलिसिस्टोकाइनिन, यह हार्मोन पित्ताशय को उत्तेजित करता है जिससे पित्ताशय से पित्त रस निकलकर ग्रहणी में प्रवेश करते हैं। सेक्रेटिन, यह अग्नाशय को उत्तेजित करता है जिसके फलस्वरूप अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलकर ग्रहणी में आते हैं। इंटेरोग्रोन, यह हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन की सक्रियता को रोकता है ताकि आमाशय के जठर ग्रंथि से ज़्यादा जठर रस नहीं स्रावित हो।